वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि बच्चों आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत जोरों शोर से कर रहे होंगे एंड वी आर आल्सो प्रेइंग फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स कि आप तमाम बच्चे जो है वो इन एग्जाम में बहुत अच्छा ना सिर्फ परफॉर्म करें बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर भी करें ताकि आपकी आगे आने वाली जो भी डिजायर्ड फील्ड है आप उस तक पहुंच सकें। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पास पेपर की एक सीरीज शुरू की है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। और इस पास पेपर की जो सीरीज का असल मकसद है यू ऑल नो इज के हम चाहते हैं बच्चों के आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो। पर्टिकुलरली मेरा जो फोकस है क्लास 9 के स्टूडेंट्स पर ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज दे आर गोइंग टू अपेयर इन बोर्ड एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, आप पहली दफ़ा बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। ठीक है, थोड़ी टेंशन भी होती है, होनी भी चाहिए ऑब्वियसली। दिस इज योर वेरी न्यू एक्सपीरियंस। तो बच्चों मैं पास पेपर्स आपके लिए इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के जहन में एक परेशानी सी होती है, सर बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का पेपर पता नहीं कैसे आएगा, कैसे हम करेंगे। तो बच्चों आज आपके सामने ये पिछले साल का बोर्ड का पेपर ही रखा हुआ है जो कि 2023 का कराची बोर्ड का पेपर है। इसी तरह जैसे हमें सत्तर और हैदराबाद बोर्ड के पेपर मिलेंगे हम आपके लिए वो भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, सिलेबस सेम है तो तकरीबन चीज़ें भी मिलती जुलती आती हैं। तो हैदराबाद वाले हो, सत्तर वाले हो या दूसरे स्किन बोर्ड से जो भी जो है कंसर्न बोर्ड है उन सब के बच्चों जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उसको देख सकते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और कौन सी चीज़ें जो है वो ना सिर्फ इस साल के लिए बल्कि हर साल के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स 9th के स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके पास बच्चों आपको बोर्ड के एग्जाम में कुछ इस तरीके का पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर 12 जो है बच्चों एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, 12 जो है 12 एमसीक्यूज होंगे और इसी तरीके से गिवन होंगे आपको ऑप्शन के साथ। जो सही ऑप्शन होगा आपने डायरेक्ट वो लिखना होता है। ठीक है, ब्लैंक्स उतारने की पेपर में जरूरत पूरी नहीं होती। तो शुरू करते हैं। तो पहला बच्चों एमसीक्यूज 2023 के पेपर में आया था कि ये बताएं कि 24 इंचेस जो है वो किसके इक्वल होते हैं। तो बच्चों याद रखें कि जो हमारे पास 12 इंच है ना, 12 इंच वो 1 फुट के बराबर होते हैं। तो 12 का डबल हुआ 24 इंच, तो इसका मतलब वो कितने हो गए, 2 फुट हो गए। क्लियर है, बहुत ईजी से एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। A fixed volume of a gas obeys Boyle's law at constant temperature। ऑब्वियसली जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस की बात आती है बच्चों तो ये आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है कि इसका ताल्लुक प्रेशर के साथ है और टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उसने पूछा कि बॉयल्स लॉ में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, तो हमें पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0 डिग्री। देखो याद रखो 0 डिग्री पे ही जो लिक्विड है वो बर्फ बनना शुरू होता है। ठीक है, जो हमारा जो 0 डिग्री है याद रखो वहां पर हमारे पास जो वाटर है वो सॉलिडिफाई होना शुरू होता है, बर्फ बनना शुरू होता है। इसी तरीके से 0 डिग्री पर ही वो बर्फ अगर आप रख दें बाहर निकाल कर तो 0 डिग्री से ही वो पिघलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसलिए कह सकते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो भी क्या है, 0 डिग्री। इज इट क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अभी आपके पास एक शॉर्ट सा उन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया कि ऑब्जेक्ट है 10 किलो का। ठीक है, ये मास दे दिया और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम बताएं। तो बच्चों मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता होगा, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो मास 10 है, वेलोसिटी 10 है, तो मास इंटू वेलोसिटी 10 इंटू 10 इज 100 न्यूटन सेकेंड। आसान सी बात, क्लियर है बात। इस तरीके से एमसीक्यूज जो है न्यूमेरिकल आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं लेकिन इट्स बिट इजियर। ठीक है, बहुत आसान होते हैं। अब देखो ये बोर्ड का आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं आप मेरे साथ। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों? कमेंट में मुझे जरूर बताना है कि यस सर हमारी बोर्ड एग्जाम का जो आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं हमारी हेल्प हो रही है स्पेशली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अंदर, कि सर हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम इंशाल्लाह हम भी बहुत अच्छा पेपर दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 इज 746 जूल जो है ये बच्चों हमेशा याद रखें ये इक्वल होता है 1 हॉर्स पावर। एचपी मीन्स हॉर्स पावर, ये एचपी का लैपटॉप नहीं है, दिस इज हॉर्स पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्प्रिंग्स इन ब्रेक, याद रखो स्प्रिंग के अंदर बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जो है वो काम करती है किसी भी चीज को ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। तो आसान सी बात थी ये। आगे बढ़ते हैं। ओके जी, दीज आर यूज टू पुट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। भाई देखो कोई भी सैटेलाइट अगर हमने स्पेस में पहुंचानी है तो हमें पता है, आप आए रोज देखते होंगे न्यू एक्सपेरिमेंट होते हैं तो आप देखते हैं ना मिसाइल्स ऊपर जा रहे होते हैं, रॉकेट्स ऊपर जा रहे होते हैं बेसिकली। तो ये जो रॉकेट्स हैं बच्चों इनको यूज किया जाता है। नाउ रीजन इज व्हाट, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हम सैटेलाइट्स को
ऑर्बिट में यानी कि स्पेस में पहुंचाने के लिए रॉकेट्स का यूज क्यों करते हैं? तो बच्चों आपका आंसर ये होना चाहिए कि रॉकेट की जो स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, वो इतनी ज्यादा होती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि वो हमारी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है हमारी अर्थ, वो उसको मिनिमाइज कर देता है, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। लिहाजा रॉकेट्स ही यूज हो सकते हैं, बाकी तो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन की तो ताकत इतनी नहीं होती कि वो स्पेस में जा सके। तो बहुत आसान सा एमसीक्यू था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मोशन ऑफ अ प्लेयर प्लेइंग फुटबॉल सॉसर इज इन अ ग्राउंड इज, भाई फुटबॉल का जो प्लेयर होता है, मुझे बताओ क्या वो लीनियर मोशन करता है? लीनियर का मतलब होता है जो सीधा 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 एक ही लाइन में सफर करे, एक ही डायरेक्शन में सफर करे? नहीं भाई, फुटबॉलर तो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर घूमेगा, कभी पीछे आएगा, कभी आगे जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। सर्कुलर मोशन, क्या फुटबॉलर गोल गोल घूमता है? नहीं भाई, हो ही नहीं सकता, आपका तो ग्राउंड ही चकोर होता है, रेक्टेंगुलर होता है। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी क्या होता है? आगे पीछे, तो भाई ऐसा भी नहीं होता। लास्ट क्या बचा? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का क्या मतलब है बच्चों? कि कभी इधर कभी इधर कभी इस तरफ, इस तरीके से वो जैसे सांप स्नेक मूव करता है, बिल्कुल वैसे ही जो फुटबॉल का प्लेयर है वो मूव करता है। तो लिहाजा हम यहाँ पर कहेंगे कि दिस इज बेसिकली रैंडम मोशन। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल? सबसे पहले आपको ये पता हो, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है बच्चों ऐसी चीजें जिनको हम सिर्फ एक दफा जिनसे एनर्जी बना सकते हैं, बस उसके बाद हम दोबारा नहीं बना सकते। अब सोलर है, सूरज तो रोज निकलता है, तो ये रिन्यूएबल है। विंड है, हवा रोज चलती है, ठीक है। जियोथर्मल है, जियो यानी कि जमीन वाली, ये भी रोज है। कोयला बच्चों एक ऐसी चीज है जो कि नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि कोयले को एक दफा आपने जला दिया, खत्म हो गया, अब दोबारा उस कोयले को आप रीयूज नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल से याद रखो, रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, तो दिस इज 90 डिग्री। अच्छा जी, ये अगेन आपके पास याद करनी क्रैमिंग वाली रट्टे वाली चीज है कि हीट कैपेसिटी जो है ये किसकी होती है इतनी, दैट इज बेसिकली सिल्वर। और ये सारी चीजें बच्चों आपकी बुक से ली गई हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट एमसीक्यू इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये लास्ट टाइम मैंने बच्चों को लाइव क्लास के अंदर आई थिंक करवाया भी था कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दफा भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, इस दफा लास्ट ईयर एमसीक्यू में दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको दे सकते हैं, तो लिहाजा इसको प्रिपेयर करके जाओ। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे बच्चों? 3 होंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद अगर ये जो जीरो आते हैं इनको हम नहीं गिनते, इनको हम काउंट नहीं करते। तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए 7 और 5, और जब भी दो नंबर्स के दरमियान में जीरो होगा तो उसे हम काउंट करते हैं। तो ये हो गया। अब देखो ये एमसीक्यूज थे, तो अब अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज बिल्कुल सही कर लिए, आपके 12 नंबर बिल्कुल सेफ हो गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको कोई 8 करने और 12 दिए हुए हैं, ठीक है। ये 13 मत समझना क्योंकि ये 2 से शुरू होता है, पहला एमसीक्यूज होता है, ठीक है। तो 12 सवाल होते हैं, 8 आपने करने होते हैं, ठीक है। यानी कि 4 की चॉइस है, 4 सवाल आप छोड़ सकते हैं बच्चों। लेकिन ये चीज याद रहे, इसमें से आपके पास 1 2 3 4 5 6, देखो ये बच्चों नेमत है। क्या नेमत है? न्यूमेरिकल। अब इसमें से 6 तो आ गए न्यूमेरिकल। अब अगर आपने 6 न्यूमेरिकल कर लिए, और देखो न्यूमेरिकल के अंदर मैं बच्चों को बार बार कहता हूं कि आप न्यूमेरिकल आपने नहीं छोड़ना है, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको पूरे नंबर देते हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया, बिल्कुल सही किया, आखिर में जवाब में यूनिट भी लगाया, तो पूरे नंबर आपको सुकून से मिल जाएंगे। क्लियर है बात? लेकिन ये जो थ्योरी वाले सवाल है ना, इनमें तुम जितना लिख लो, जितना भर लो, कभी भी पूरे नंबर इसमें नहीं मिलते। तो आप सोचो, अभी न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगा, तुम देखोगे 4 लाइनों में न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी वाले 2 2 पेज पे भी जा रहे होंगे, लेकिन नंबर फिर भी पूरे नहीं मिल रहे होंगे। तो मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना है। कोई बच्चा कोशिश करो, अगर बिल्कुल इन केस ऐसा ही हालत हो जाए कि सर आता ही नहीं है न्यूमेरिकल, बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो फिर तो जाहिर सी बात है आपने जान बचानी है अपनी, फिर आपने थ्योरी करनी है। लेकिन पहले कोशिश करनी है कि 6 न्यूमेरिकल लाजमी अटेंड करने हैं। 6 न्यूमेरिकल कर लिए तो सिर्फ 2 थ्योरी करनी पड़ेगी, जान छूट जाएगी। और न्यूमेरिकल के अंदर टाइम भी सेव होता है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना, 3 से 4 मिनट के अंदर न्यूमेरिकल हो जाता है, अगर आपको आता है तो। बच्चों बात समझ में आ रही है? आप जरा देखो स्टूडेंट्स, जरा ईमानदारी के साथ स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, ये आखिरी के 6 न्यूमेरिकल पहले खुद से सॉल्व करो ईमानदारी के साथ, ठीक है। देखो ये प्रैक्टिस हो रही है, ये प्रैक्टिस है, इसमें ये नहीं समझना कि आपकी कुछ चीज चेक हो रही है, आप अपने आप को सिर्फ एवेल्युएट कर रहे हो। न्यूमेरिकल ये जितने आखिरी के 6 हैं, 8 से लेकर 13 तक, इनकी सॉल्यूशन बनाओ, खुद सॉल्व करो, वीडियो को बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, खुद सॉल्व करो।
सॉल्व करने के बाद फिर मेरी वीडियो चलाओ और देखो कि सर मैंने ये सॉल्व किया था, मेरे ये आंसर आ रहे थे, क्या सर के आंसर भी यही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपके 6 के 6 न्यूमेरिकल सही हो जाते हैं तो दोबारा वीडियो पॉज करना, अपने लिए क्लैपिंग करना बहुत सारी कि आपकी न्यूमेरिकल की तैयारी बहुत अच्छी है। और अगर कोई न्यूमेरिकल गलत हो रहा है तो परेशान नहीं होना है, यू स्टिल हैव टाइम, आपके पास अभी भी टाइम है, आप न्यूमेरिकल की दोबारा भी प्रैक्टिस, दोबारा भी तैयारी कर। इज इट क्लियर? तो चलो वीडियो को रोको, सॉल्व करो, फिर आना वापस। चलो अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था डिफाइन डेंसिटी विद फॉर्मूला एंड यूनिट, ऑल्सो राइट वेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो बच्चों सवाल है ये चैप्टर 1 से लिया गया है और अब आपकी स्क्रीन पर इसका जो आंसर है वो शो होता जाएगा, तो आप देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है बच्चों आपकी बुक के पेज नंबर 20 पर है, आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये सवाल आपकी किताब के इस सफे से लिया गया था। क्लियर है बात? अगले सवाल पे आते हैं। Write down any three differences between transitory motion and vibratory motion। बच्चों ये सवाल भी आपकी बुक के पेज नंबर 36 से लिया गया है, आपकी स्क्रीन पर यकीनन शो हो रहा होगा। देखो कितना आसान सा सवाल है, ये आपकी बुक पे पेज नंबर 36 से लिया गया है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज मोमेंटम। पीछे एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ था एमसीक्यू के अंदर, ठीक है वही है। राइट इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट। ठीक है, मोमेंटम की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसका एसआई यूनिट। ये बच्चों आपकी किताब के सफर नंबर 60 यानी कि 60 से लिया गया है, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। आप याद करना चाहते हैं तो यहां से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आपके बुक के पेज नंबर 103 और 104 से लिया गया है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वहां से आप अगर इसे रिवाइज करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 विच इज डिफाइन प्रेशर एंड फैक्टर्स डज द प्रेशर डिपेंड। प्रेशर की बताएं डेफिनेशन और फैक्टर्स बताएं जिसके ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है। अगेन बच्चों ये सवाल आपकी बुक के सफर नंबर 121 और 123 से लिया गया है, 121 123 यकीनन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप यहां से इसको रिवाइज या याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। राइट डाउन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 ये बच्चों हमारे चैप्टर नंबर 6 जो ग्रेविटेशन का चैप्टर था ये वहां से लिया गया और अगेन बहुत ही इजी से ये आपने जो है इसके 3 पॉइंट्स हैं वो लिखने थे और मेरे ख्याल से आपने ये लिख भी लिए होंगे और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड ये भी आपको चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 136 जो है वहां पर मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप इसे वहां से याद कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई थ्योरी की कहानी खत्म। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू हो रहे हैं यहां से अब हम इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं और आप भी देखिएगा कि न्यूमेरिकल हम कितनी आसानी से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके जी, तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि पहला न्यूमेरिकल है। डेटा बनाते हैं, डेटा आप मेरे साथ साथ बनाएंगे। अब आप यकीनन न्यूमेरिकल कर चुके हैं ईमानदारी के साथ, तो अब आप मेरी वीडियो को देखते जाएं। सिलेंडर कंटेन 60 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब हमेशा याद रखो किसका यूनिट होता है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो यानी कि हमें V1 दिया हुआ है, तो आपने यहां लिखा V1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है एट एयर प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये हमें प्रेशर दे दिया 140 किलो पास्कल्स। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल इट्स वॉल्यूम। अब इसका दूसरा वॉल्यूम क्या होगा अगर प्रेशर 140 से बढ़कर हो जाए 200। तो इसका मतलब यह है कि वो हमसे V2 पूछ रहा है और P2 उसने हमें खुद दे दिया कि अगर 140 से बढ़कर 200 किलो पास्कल हो जाए तो बताएं वॉल्यूम क्या होगा। अब तुम देखते जाओ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना कितना आसान है और हम कितनी जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन पर आते हैं। तो बच्चों अगेन बॉयल्स लॉ से लिया हुआ सवाल है, बहुत इजी। फॉर्मूला सबको पता है, P1 V1 बराबर होता है P2 V2। यूनिट सबके सही है, किलो पास्कल यूनिट प्रेशर का सही है और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब हो, ठीक है, लीटर हो, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। डेसीमीटर क्यूब हो तो बराबर है। अब मुझे V2 चाहिए तो V2 को मैं यहाँ रोक लेता हूँ, P2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 V1 अपॉन P2 बराबर है V2। सीधा करके लिखते हैं, V2 बराबर है P1 V1 अपॉन P2। समझ में आ रहा है? देखो कितना शॉर्ट है।
और कितना आसान है कि आप आसानी से पूरे नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज हम पुट करेंगे बच्चों। P1 की वैल्यू मेरे पास थी 140 मल्टीप्लाई बाय V1 मेरे पास था 60, अभी डेटा ऊपर बनाया था, ठीक है, और P2 हमारे पास है 200। क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। आगे अब यहां पर 0 से 0 मार देंगे आप, क्लियर है बात, 0 से 0 मर गया, इस 0 से ये 0 मर गया, तो V2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 6 जा 42, तो ये हमारे पास हो गया 42 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ कि इस सवाल में क्या मुश्किल। अब अगर आप यही थ्योरी का सवाल अटेम्प्ट करते तो यहां से लेकर यहां तक लिखना पड़ता, ठीक है, पूरी कॉपी भरनी पड़ती, नंबर फिर भी पूरे नहीं मिलते। लेकिन अगर आपने ये न्यूमेरिकल कर लिया तो नंबर पूरे, 100% पूरे। क्लियर है बच्चों ये बात यहां तक? एनी क्वेश्चन? आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई क्यूरी होगी, बहुत इजीली आपने ये सवाल सॉल्व कर लिया। साथ साथ बच्चों ये भी बताते चलें कि ये आपकी बुक के पेज नंबर 168 के न्यूमेरिकल में से थोड़ा सा ऑल्टर करके, एडिट करके जो है वो दिया गया था, ठीक है। तो अगर आपने अपने बुक के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर ली तो इंशाल्लाह पेपर में आप सुकून से कर लेंगे। और अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियोस बनाएं और तमाम चैप्टर सॉल्व करें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपके लिए वो वीडियो भी लाएं जिसके अंदर तमाम न्यूमेरिकल्स को हम कंप्लीटली सॉल्व करें और आप उसको अच्छे से समझ सकें। ओके जी, सो नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। जरा क्वेश्चन नंबर 9 को समझने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, वी आर गोइंग टू मेक आवर डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल आपको दिखा देता हूं बच्चों, न्यूमेरिकल आप देख लें, समझ लें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9, इफ द एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज 50%, किसी मशीन की एफिशिएंसी है 50% और उसका आउटपुट है 100 जूल। अब ये बताएं कि उसका इनपुट कितना है, ठीक है। तीन बातें हैं, आइए डेटा बनाते हैं सबसे पहले। तो डेटा के अंदर उसने मुझे कहा कि भाई कोई मशीन है जिसकी एफिशिएंसी है 50%, ठीक है भाई, और उसका जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है कितना, 100 जूल्स। ये बताएं कि इसका इनपुट कितना होगा। हाँ भाई, कितने बच्चों ने ये न्यूमेरिकल सही किया, जरा देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। सोल्यूशन में गए बच्चों, सोल्यूशन के अंदर हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भैया, आउटपुट बटे इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला होता है। जी सर बिल्कुल ये होता है, वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें इनपुट चाहिए। इनपुट यहाँ डिवाइड हो रहा है, इनपुट को वहां ले जाओ, एफिशिएंसी को यहाँ ले आओ, तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, इनपुट बराबर है आउटपुट बटे एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? चले जी, वैल्यूज पुट करते हैं। इनपुट बराबर आउटपुट कितना था, 100। अब इसका जवाब ना मैं आपको पहले भी कंफर्म कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूं उसको सॉल्व करें, फिर आपको मैं बताता हूं। इनपुट हो गया, सॉरी, आउटपुट हमने वैल्यू पुट की 100, एफिशिएंसी थी 50 और 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, 51 जा 50, 52 जा 100, सही है। 100 दूनी 100 दूनी 100, 2 टाइम्स 200 जूल्स, ये मेरा आंसर आ गया। अब मुझे ये बताओ, ये न्यूमेरिकल कितना बड़ा, इसमें कितना टाइम लगा, 3 से 4 मिनट। क्लियर? और ये भी समझाने में अगर तुम्हें आता है तो बहुत ही आसान था। अब मुझे ये बताओ, कोई बच्चा मुझे वैसे बता सकता है कि सर मुझे तो पहले से ही पता था, न्यूमेरिकल सॉल्व किए बगैर मैं बता सकता हूं कि इसका आंसर 200 आना था। हाँ भाई, कोई देसी टोटका है किसी के पास, कोई ट्रिक है? अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो हम बताते हैं। भाई देखो, आउटपुट क्या है, 100, किसी मशीन की एफिशिएंसी क्या है, 50, यानी कि एफिशिएंसी का मतलब समझते हो, मेरा लेक्चर देखा होगा तो याद होगा। एफिशिएंसी का मतलब यह है कि अगर मैंने किसी को 100 रुपए दिए तो वो मुझे कितना काम करके देगा, 50 का, यानी कि आधा काम करके देगा। तो अब मैंने अगर उसको इनपुट 200 दिया तो उसका आधा क्या होगा, 100 होगा। तो उसने मुझे 100 का काम करके दिया, तो जब 100 का काम करके दिया तो मुझे खुद ब खुद पहले ही पता चल गया कि मैंने इसको एनर्जी कितनी दी होगी, 200 दी। तो यहां से आपको ये भी पता चल गया कि आपका आंसर भी ठीक है, आपने अपना जवाब खुद ही चेक कर दिया।
एग्जामिनर की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपने कहा सर मैं आंसर बिल्कुल ठीक करके आया हूँ, मैंने आंसर मैच भी कर लिया। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा, क्लियर है बात ना। अब मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो ये बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हो आप, ये स्कूल का पेपर नहीं है, बोर्ड का पेपर भी ऐसे ही होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होती, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। आइए जी क्वेश्चन नंबर 10 को जरा सॉल्व करते हैं। पहले जरा न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं, आपसे शेयर करते हैं, मुझे कमेंट में भी आप बताते जाइएगा सर हमारे इतने न्यूमेरिकल जो है वो ठीक हुए और इतने न्यूमेरिकल गलत हुए, या सारे सही हुए सारे गलत हुए, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 kg ऑफ कॉपर, केजी का मतलब मास दिया हुआ, उसको रिक्वायर है 2050 जूल्स की हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री। यानी कि उस चीज का टेम्परेचर पहले 0 था और बढ़कर कितना हुआ 10। अच्छा यहां जब पहला नहीं दिया हुआ तो फिर हम खुद ब खुद अज्यूम करेंगे कि पहला क्या है 0 है। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ सैंपल। आ जाएंगे। अब बच्चों पहली बात याद रखो कि ये दो चीजें हैं, एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक है हीट कैपेसिटी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है पहले जरा डेटा बना लेते हैं। तो मास ऑफ कॉपर क्या था बच्चों 2 kg था, सही है। उसके बाद जो हीट, हीट को हम क्यू से लिखते हैं, जो हीट उसे रिक्वायर्ड थी वो थी 2050 जूल्स। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसने कहा कि उसका T1 पहला टेम्परेचर 0 डिग्री था और दूसरा जो है वो बढ़कर हुआ 10 डिग्री। तो हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे, चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होता है T2 माइनस T1। तो T2 10 है माइनस T1 0 है, तो चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास क्या आएगा 10 डिग्री ही आएगा। इज इट क्लियर? यहां तक ये बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब वो हमसे पूछ रहा है हीट कैपेसिटी, इट इज नॉट, ही इज नॉट आस्किंग अबाउट स्पेसिफिक हीट। बच्चों ये दो अलग अलग चीजें, फॉर्मूला अलग हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ख्याल रखना है। स्पेसिफिक हीट को हम C से शो करते हैं, तो हमने लिखा C बराबर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन डेल्टा। ये फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला दूसरा है। अच्छा जी हीट मेरे पास कितनी है 2050 और चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 10, 0 से 0 मर गया। मुझे बताओ क्या मुश्किल, 205 जूल्स पर केल्विन इसका यूनिट होता है। देखें कितना छोटा सा आंसर, पूरे नंबर, क्लियर। ये बच्चों न्यूमेरिकल आपकी बुक के पेज नंबर 218 से लिया गया है, 218, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं, वहीं से आप इसको दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है न्यूमेरिकल करने में? देखो न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, कि आपने आपके टीचर ने आपको कितना प्रैक्टिस कराया है, आप उतने अच्छे मार्क्स इसमें सिक्योर कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और जरा क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अगेन इट्स अबाउट न्यूमेरिकल, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। So we are going to make data, but before that I want you to go through the question number 11, basically that is a numerical। ठीक है आइए जी तो न्यूमेरिकल को देखते हैं। नंबर 11 में कह रहा है अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन, ये फोर्स दी हुई है, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास, उस बॉडी का मास इतने ग्राम है। फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मालूम करें जो कि फोर्स की वजह से हुई है। चलो अब आप अपने आंसर भी बताइए जाएगा कमेंट में, ठीक है कि सर ये हमने किया। तो भाई सबसे पहले उसने कहा कि फोर्स लगी उसके ऊपर 3400 न्यूटन, ठीक है 3400 न्यूटन की फोर्स लगी, और उस बॉडी का मास था इकाई तिहाई सैकड़ा हजार 10,000 85,000 ग्राम। यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। मुझे बताओ अब इससे आसान न्यूमेरिकल क्या हो क्लास 9। हाँ भाई देखो न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करो, एक तो इसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला फोर्स का है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, वहां से आप एक्सेलरेशन निकालेंगे। लेकिन बच्चों जब भी डेटा बनाओ यूनिट लाजमी चेक किया करो कि क्या सारे यूनिट ऐसा यूनिट में हैं या नहीं। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन सही है, मास का यूनिट ग्राम नहीं होता, क्या होता है किलोग्राम होना चाहिए। यूनिट तो होता है लेकिन ऐसा यूनिट नहीं होता, तो हम ग्राम को पहले किलोग्राम में लाएंगे, और ग्राम से किलोग्राम में आने का क्या तरीका है, 1000 से डिवाइड, 3 जीरो से 3 जीरो मर गए, पीछे क्या बचा 85, तो ये क्या बन गया 85 किलोग्राम। अब आ जाओ उसके ऊपर, तो F इज इक्वल टू एम ए दोबारा लिख दिया मैंने। चलो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, मास क्या मल्टीप्लाई है वहां जाकर
बोलो भाई, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स है 3400 डिवाइडेड बाय 85। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40 और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है 40 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान न्यूमेरिकल, कितने कम टाइम में सॉल्व होने वाला न्यूमेरिकल, लेकिन नंबर पूरे, नंबर पूरे। क्लियर है बात? चलिए जी, अगेन ये आपके बुक के पेज नंबर 84 से लिया गया है, लेकिन थोड़ा सा एडिटेड है, थोड़ा सा एडिट है, यानी कि वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। चलिए जी, नाउ मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो कितनी जल्दी हम करते जा रहे हैं। न्यूमेरिकल की यही खूबसूरती है बच्चों, एक तो पूरे नंबर देता है, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर सही करोगे, गलत करोगे तो फिर पूरे नंबर खा भी जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। चले जी, तो क्या कह रहा है भाई, वेट ऑफ आमना, आमना का जो वेट है, अच्छा सबने ये बात अब तो सबको पता होगी क्लास 9 के स्टूडेंट्स को, कि यहाँ पर वेट का मतलब वजन नहीं है। ठीक है, फिजिक्स ने हमें बताया कि वेट फोर्स है, वो जो हम अपना वजन कहते हैं ना, हम 60 किलो हमारा वजन है, 70 किलो है, वो मास होता है। ठीक है, तो वेट है आमना का 200 न्यूटन, सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन के ऊपर, ये बताएं कि उसका मास कितना है। तो चले भाई, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल बच्चों, इससे आसान क्या हो सकता है। चले जी, उसका वेट है 200 न्यूटन, हमें पता है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। बोलो भाई, पता है ना? वो हमसे मास पूछ रहे हैं, बताओ आमना का मास कितना है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बराबर होता है एम जी के। मुझे मास चाहिए, जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बोलो भाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। तो डब्ल्यू था 200, जी होता है 9.8, डिवाइड करेंगे 200 को, जब 9.8 से डिवाइड करेंगे आवर आंसर वुड बी 20.408 किलोग्राम। तो आमना का ये वजन है, आमना का ये वजन। देखो कितना टाइम लगा, मैं मुझे समझाने के साथ शायद 2 से 3 मिनट लगे, और अगर आप इसे खुद सॉल्व करेंगे तो ये कितनी आसानी से हो जाएगा। पेज नंबर 154 से न्यूमेरिकल लिया गया है, ये वाला थोड़ा सा एडिटेड है, वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, बाकी न्यूमेरिकल की जो थीम है वो एज इट इज है। इज इट क्लियर बच्चों? मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं? नाउ मूव ऑन होते हैं अपने आखिरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, विच इज आर लास्ट न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल नेमत है, पूरे नंबर भी दे रहा है बेचारा, जल्दी से हल भी हो रहा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल को टारगेट करना है कि मैंने न्यूमेरिकल ही करने हैं अगर मुझे अच्छे नंबर फिजिक्स में लाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। अगेन बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, सेकंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से लिया गया है। तो देयर इज क्वेश्चन नंबर 13, बस इन अ मूविंग मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड and its acceleration 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकेंड। चलो डेटा बनाते हैं, डेटा बनाते हैं। तो डेटा में सबसे पहले वो कह रहा है कि भाई बस जो है वो मूव कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी जब उसको पहली दफ़ा देखा गया वो है 15 मीटर पर सेकेंड, उसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जितना टाइम उसको लगा वो है 6 सेकेंड। कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी बताएं। सोल्यूशन में सारे यूनिट चेक कर लो, यूनिट सारे सही हैं। अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर में दी हुई हो तो कैसे चेंज करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, 3600 से डिवाइड। चलो भाई, अब वी एफ का सिंपल फॉर्मूला है, वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी, कोई मुश्किल ही नहीं। वी आई 15, एक्सेलरेशन 5 और टाइम 6। अब बहुत सारे शाण बत्ती ये करेंगे, 15 में 5 जमा कर देंगे, ये मत करना। ये करना होता है तो मेरी वीडियो मत देखा करो, शर्म आ जाती है ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये काम कर देते हैं। ये चीज़ आप क्लास 4-5 में सीखते हैं, डी मास रूल। सबसे पहले डिवाइड करो, डिवाइड नहीं हो रहा फिर मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में 5 ऐड मत कर देना, तो 5 6 30। बहुत सारे इसको भी गलत कर देते हैं, तो ख्याल रखो बच्चों। तो डिवाइड मल्टीप्लाई फिर अब ऐड कर दो 45 मीटर पर सेकंड। हाँ भाई बोलो, मजा आया? क्या मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं, बहुत इजी सा सवाल। ये बात समझ में आ गई? नाउ अब आ जाओ सेक्शन सी के ऊपर, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो गेस्ट पेपर में जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, जो डेरिवेशन बताई हैं, उनको कर लो, इंशाल्लाह लॉन्ग भी आराम से निकल जाएगा। अब इसमें यहाँ पर जो लॉन्ग है बच्चों, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो लॉन्ग है ये आपके पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारे चैनल पे मौजूद है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप ये वीडियो सर्च कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द एजुकेशनल हब, आपके पास पूरी डेरिवेशन आ जाएगी, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।
अब आपके लिए बच्चों 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2024 में पेपर देना है, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है थर्ड इक्वेशन। तो आप यूट्यूब पे सर्च करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द एजुकेशनल हब, उसको जाकर सीखें, उस पर जाकर फोकस करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का रिवर्स है। अगेन ये भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, पूरी डेरिवेशन है। मैं भी यहाँ पर इसलिए नहीं समझा रहा बच्चों ये डेरिवेशन, क्योंकि मैंने अभी आपकी बेस नहीं बनाई हुई, आपको समझ नहीं आएगा, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको सर्च कर सकते हैं कि रिवर्स ऑफ रेजोल्यूशन या एडिशन ऑफ वेक्टर, तो आपको ये वीडियो यूट्यूब पे किसी भी टीचर को मिल जाएगा, आप उससे ये चीज सीख सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आप यूट्यूब पे सर्च करें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय द एजुकेशनल हब, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपने इस वीडियो को अब देख लेना है। अब ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बच्चों, ये हाइड्रोलिक मशीन है। ये आपके बुक के पेज नंबर 125 126 में मौजूद है, ये वहां से लिया गया सवाल है। सवाल नंबर 17 जो है ये काइनेटिक मॉलिक्यूल है। ये सारी थ्योरी है, तो इसलिए इसको ज्यादा मैं टाइम नहीं लगा रहा, आपने इसको क्रैमिंग करनी है, याद करना है, रट्टा लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है बच्चों आपकी बुक के पेज नंबर 164 और 165 166 तीन पेजेस पे मौजूद है, वहां से आपने इसको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बच्चों आपके पास, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये मैंने पिछले साल बताया भी था लॉ, और अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था। और जो इस वक्त बच्चे 10 में यकीनन वो आपको बताएंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स वजह से सिक्योर किए थे। तो आप भी गैस पेपर को फॉलो करें, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, तो आप भी बच्चों बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है बच्चों, ये पेज नंबर 182 183 184 185 ये उस पर मौजूद है। परेशान नहीं होना कि सर बहुत लंबा हो गया, ऐसा नहीं है, ये छोटे छोटे पैराग्राफ है, बीच में डायग्राम ज्यादा है, तो इसलिए पेज बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो बच्चों लास्ट है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 204 और 206, 205 को छोड़ देना, 204 और 206 पर मौजूद है, वहां से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों कैसी लगी ये वीडियो और कितनी आपकी इस पेपर से सॉल्यूशन से हेल्प हुई, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं एग्जाम से पहले हम वीडियो बनाएं, जो चीज़ों में ज़्यादा स्टूडेंट्स को इशू है, तो हम उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। स्टिल वी हैव वेरी बिजी स्केड्यूल, बच्चों बहुत बिजी हूँ, लेकिन स्टिल क्योंकि एग्जाम करीब है तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकें। एंड स्टिल इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बंदे में सिर्फ आपने हमें दुआओं में याद रखना है। बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो टॉपिक आप चाहते हैं कि आप तक एग्जाम से पहले पहुंचाया जाए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।